नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं हर्ष तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं आपके बहुत ही प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। आज है 4 मई और शुरू करते हैं 4 मई के बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स को। साथियों, आप सबके दुआओं से देखिए मैं बहुत ही जल्दी रिकवर कर गया हूं एंड थैंक्स टू यू ऑल गाइस। आप सबने बहुत प्यार दिया है, बहुत याद किया मुझे। चलिए तो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन वही है कि भारतीय रिजर्व बैंक डेट इज आरबीआई के यहाँ पे चौथी उप गवर्नर डेट इज डेप्यूटी गवर्नर के रूप में किसे चुना गया है मेरे साथियों? तो इसका सही आंसर है टी रविशंकर जी। यस, तो टी रविशंकर जी बने हैं यहाँ पे देखिए चौथे आरबीआई के यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर, यहाँ पे उप गवर्नर। चलिए अगर हम देखिए बात करेंगे तो आप देख पाएंगे कि जो टी रविशंकर जो टी यहाँ पे रविशंकर जी है, उन्हें यहाँ पे चुना गया यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर के पद पे, यानी कि उप गवर्नर के पद पे मेरे साथियों। और इन्होंने किसको सक्सीड किया है? इन्होंने सक्सीड किया पे बीपी कनुंगो को। यस, मैंने बताया था आपको देखिए कि बीपी कनुंगो जी ने यहाँ पे रिटायरमेंट ले लिया है 2 अप्रैल को। इसके बारे में मैंने आपसे क्वेश्चन कवर किया था। तो आरबीआई की हम जब बात करते हैं तो आरबीआई के जो वर्तमान में गवर्नर है वह है शक्तिकांत दास जी। एग्जामिनेशन क्वेश्चन पूछेंगे। 3 यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर पहले से बने हैं मेरे साथियों, जिसमें महेश कुमार जैन है, एमडी पात्रा है और एम राजेश्वर राव है। हम जब बात करते हैं मेरे साथियों देखिए बीपी कनुंगो के बारे में, जो इससे पहले यहाँ पे डेप्यूटी गवर्नर थे आरबीआई के, उनका रिटायरमेंट हो गया है 2 अप्रैल को। यस, और इसे मैंने देखिए तब की तारीख में कवर किया हुआ था मेरे साथियों। हम जब बात करते हैं देखिए तो बीपी कनुंगो के रिटायरमेंट के बाद यहाँ पे ये जो पद था वो खाली था, जिसे अब यहाँ पे भर दिया गया है। अगर बात की जाए यहाँ पे पहले आरबीआई के गवर्नर के बारे में मेरे साथियों आपसे क्वेश्चन पूछेंगे तो याद कर लीजिएगा यहाँ पे कि पहले जो आरबीआई के गवर्नर थे वो थे यहाँ पे सर ऑसबोर्न ए स्मिथ। ठीक है, सर ऑसबोर्न स्मिथ यहाँ पे पहले गवर्नर थे। यहाँ पे अगर बात करते हैं पिछले 5 गवर्नर्स के बारे में तो अभी वर्तमान में कौन यहाँ पे देखिए शक्तिकांत दासा है, इससे पहले उर्जित पटेल थे। इनके बारे में आपको मैं बताने वाला हूँ देखिए ध्यान से। फिर रघुराम राजन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहते हैं यहाँ पे। डी सब्बा राव है और वी और वाई वेणुगोपाल रेड्डी इससे पहले रहते। अगर मैं बताऊं देखिए उर्जित पटेल के बारे में, जो आरबीआई के गवर्नर रह चुके हैं, तो उर्जित पटेल यहाँ पे देखिए वर्तमान में किसी के डायरेक्टर बनाए गए हैं। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो यहाँ पे ब्रिटानिया कंपनी मेरे साथियों, तो ब्रिटानिया कंपनी ने इन्हें अपॉइंट किया है एज एडिशनल डायरेक्टर ऑफ द कंपनी। अगर एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछा जाए कि वर्तमान में यहाँ पे ब्रिटानिया कंपनी के द्वारा किस व्यक्ति को एडिशनल डायरेक्टर के पद पे चुना गया है जो पहले आरबीआई के गवर्नर रह चुके थे, तो आंसर यहाँ पे क्या है? उर्जित पटेल। इसको आप गलत मत करिएगा, ठीक है बच्चे। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते तो ये है कि भी हाल ही में रिसेंटली यहाँ पे भारतीय की एक रेगुलेटरी बॉडी है, इंडिया की रेगुलेटरी बॉडी है, जिसने यहाँ पे नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम डेट इज एनजीएफसी को ज्वाइन किया है। और इसको ज्वाइन करने वाली जो संस्था है वो है आरबीआई। यस, आरबीआई ने इसे यहाँ पे ज्वाइन किया है। देखिए अगर हम बात करते हैं यहाँ पे देखिए नेशनल यहाँ पे नेटवर्क फॉर ग्रीनिंग द फाइनेंशियल सिस्टम के बारे में, तो इसे यहाँ पे देखिए लॉन्च किया गया था पेरिस वन प्लैनेट समिट में, जो हुआ था दिसंबर 2017 में। अब ये होता क्या देखिए सुनो, ये सारे के सारे सेंट्रल बैंक का एक नेटवर्क है जिसमें ये कहा गया है कि इन्वायरमेंटल की जो कैलेमिटीज होती है, इन्वायरमेंटल जो डिजास्टर्स होते हैं, इस कारण से फाइनेंशियल यहाँ पे डिजास्टर ना पहुंचे। और अगर इन्वायरमेंटल क्राइसिस के कारण फाइनेंशियल डिजास्टर होते हैं तो हम कैसे से कॉप अप कर सकते हैं, इसकी पूरी संस्था ही जो काम करती है। इसमें भारत की जो आरबीआई है वो उसका सदस्य बन गया है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे मेरे साथियों, आरबीआई की आप जानते हैं जब स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 को। यस, तो भारत में जो आरबीआई है वो बैंकों का बैंक है, सेंट्रल बैंक है। ये एक ऐसा बैंक है जिसमें आप अपना अकाउंट नहीं खोल सकते। यहाँ पे बैंकों को लोन देने वाला, बैंकों को यहाँ पे देखिए करने के रेगुलेट करने वाला, और भारत के अंदर जो मॉनेटरी पॉलिसीज हैं इन्हें भी रेगुलेशन में काम करने का जो कार्य किया जा रहा है वो आरबीआई के द्वारा किया जा रहा है। ठीक है बच्चे, अगर आरबीआई की बात करते हैं, आप सबको पता है कि आरबीआई की स्थापना यहाँ पे देखिए हिल्टन यंग कमीशन के आधार पे की गई थी, इनकी सिफारिश भी की गई थी। लेकिन मैं बता दूं मेरे साथियों कि हिल्टन यंग कमीशन को भी आरबीआई की स्थापना की जानी चाहिए, ये आइडिया देने वाले जो व्यक्ति थे वो थे यहाँ पे बाबा साहिब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। देखिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर देखिए भारत की सबसे बड़े और बहुत ही महत्वपूर्ण विजनरी लीडर्स में से एक हैं। इनका विजन बहुत अच्छा माना गया मेरे साथियों, और कहीं ना कहीं देखिए इनकी विजन के कारण बहुत सारी चीजें हैं जो भारत में हो भी पाई हैं। अगर हम बात करें तो इनकी बहुत ही फेमस किताब थी जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ द रूपी, इट्स ओरिजिन एंड इट्स सॉल्यूशन, जिसमें उन्होंने बताया था कि कहीं ना कहीं भारत में एक केंद्रीय बैंक होना चाहिए और यहाँ पे किस प्रकार से केंद्रीय बैंक कार्य करना चाहिए उसका पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग की थी। और ये सारी की सारी सिफारिशें दी थी इन्होंने किसको? आंसर है हिल्टन यंग कमीशन को, जिसके बाद में यहाँ पे आरबीआई की स्थापना की गई थी बाय द आरबीआई एक्ट 1934। ये सारी की सारी बातें आपको डिटेल से पूछेंगे, ठीक है बच्चे। आरबीआई की जब बात करते हैं देखिए तो आरबीआई ने यहाँ पे एआरसी वर्किंग कमेटी को यहाँ पे देखिए रिव्यू करने के लिए एक पूरी कमेटी बनाई है 6 मेंबर्स की, जिसे हेड करने वाले हैं सुदर्शन सेन जी। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे, देखिए तो एआरसी को यहाँ पे हेड, एआरसी कमेटी कैसे काम करती है, उनकी वर्किंग कैपेसिटी क्या है, किस तरह से वो काम करने वाले, इसको जांच करने के लिए जो कमेटी बनी है उसके मेंबर कौन है, उसके हेड कौन है? पे सुदर्शन सेन है। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे देखिए बेटा, जिसमें देखिए विशाखा मुरली जी ये एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आईसीआईसीआई बैंक के, जो इसमें पर्सन है जो मेंबर है।
पीएन प्रसाद जी जो फॉर्मर डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर थे एसबीआई के, वो इसमें पर्सन है, वो उसमें देखिए मेंबर बनाए गए हैं। रोहित प्रसाद जी जो प्रोफेसर ऑफ इकोनॉमिक्स हैं एमडीए गुड़गांव में। अभिजेल दीवान जी यहाँ पे देखिए पार्टनर है अर्नेस्ट एंड यंग के। और आर आनंद यहाँ पे सीए हैं, ये इसके मेंबर्स हैं। और इसके हेड कर रहे हैं यहाँ पे सुदर्शन सेन जी। आपसे क्वेश्चन पूछेंगे बच्चे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि 3 मई को इनमें से कौन सा दिवस है जो मनाया जाता है। देखिए मैं दिवस को लेके क्यों आपसे बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको कुछ बहुत सारी इंफॉर्मेशन इसमें एक्स्ट्रा देने वाला हूँ। देखिए तो 3 मई को मेरे साथियों मनाया जाता है पे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। देखिए तो विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस यहाँ पे मनाया जाता है 3 मई को, जो कल थी। आज तो 4 मई है और आज को मैं बताने वाला हूँ। ठीक है सुनो, अब मैं ऐसे क्यों बोल रहा हूँ जरा समझिए। तो थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी थीम है यहाँ पे इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड। ठीक है, ये थीम आपसे पूछेंगे। और वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे यहाँ पे 2021 मनाई गई थी यहाँ पे 3 मई को। आपको ये बात पता होनी चाहिए मेरे साथियों कि इसकी शुरुआत हुई थी 1993 से, 1993 से। और यूएन की जनरल असेंबली के द्वारा यहाँ पे यूएन की जो आम सभा है, महासभा है, उसके द्वारा से पारित किया गया 1993 में। विश्व भर के अंदर यहाँ पे प्रेस की स्वतंत्रता को लेके ये जो दिवस है मनाया जाता है। वैसे बता दो मेरे साथियों, अभी हाल ही में कुछ दिन पहले यहाँ पे रिपोर्ट आई थी जिसका नाम है द वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। और भारत की जो रैंकिंग है वो कुछ ज्यादा खास नहीं थी। आप देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से भारत में जो प्रेस की स्वतंत्रता के ऊपर बातचीत चल रही है, उसने इसकी जो दशा है, दुर्दशा कह दीजिए, वो इस इंडेक्स में आपको नजर आने वाली है। 180 कंट्रीज के अंदर यहाँ पे भारत की जो रैंकिंग रही मेरे साथी वो थी 142। और मैं बता दूं कि देखिए रैंकिंग में कोई सुधार नहीं हुआ है। 2020 में भी यही रैंकिंग थी और 2021 में भी यही रैंकिंग है। और हो सकता है कि जिस तरह से आजकल यहाँ पे क्षेत्र चल रहे हैं, जिस तरह से यहाँ पे चीजें चल रही है भारत में, मुझे लगता नहीं कि अगले साल भी यहाँ पे ज्यादा सुधार होने वाला है। देखिए तो यहाँ पे रैंक की जब बात करते हैं तो रैंक 1 में यहाँ पे कौन सा है, नॉर्वे है, फिर फिनलैंड है, डेनमार्क है। यहाँ पे देखिए भारत का पड़ोसी देश यहाँ पे कौन सा, चाइना, ये भी पास में ही है 177 रैंकिंग पर। 179 पे है नॉर्थ कोरिया, खैर मुझे तो उम्मीद थी पूरी, कोई दिक्कत नहीं है। और 180 पर है यहाँ पे कौन सा, यहाँ पे एरिट्रिया है, जो देखिए यहाँ पे एक आप कह सकते हैं कहां पे पड़ेगा, ये पड़ेगा देखिए अफ्रीका है, अफ्रीका एशिया के बीच में है, यहाँ पे एरिट्रिया है। चलो हम जब बात करें मेरे साथियों तो भारत के पड़ोसी देशों की भी हालत ज्यादा सही नहीं है। ऐसा मत सोचिए कि भारत की हालत खराब है। भारत के पड़ोसी देशों की भी इस रैंकिंग में हालत ज्यादा सही नहीं है। जैसे नेपाल 106 पोजीशन पर है, श्रीलंका 127 पे है, म्यांमार 140 पर है, बिल्कुल आसपास में। पाकिस्तान 145 पे भारत को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे बांग्लादेश है 152 नंबर पे। चलो, और ये जो इंडेक्स से बनाया किसके द्वारा जाता है बच्चे, ये बनाया जाता है रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर जो संस्था उनके द्वारा, जिसका मुख्यालय कहां पर है, पेरिस फ्रांस में। 1985 में इसकी स्थापना की गई थी। चलो, अब भारत के बहुत सारे इंडेक्स है जिनसे क्वेश्चन आपसे पूछेंगे बच्चे, कि भारत में बहुत सारे इंडेक्स है जिनसे क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे इकोनॉमिक फ्रीडम इंडेक्स में 121 पोजीशन है, वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 139 पोजीशन है, यहाँ पे इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो इंडेक्स है उसमें 40 पोजीशन है, और हेनली इंडेक्स में 85 और यहाँ पे 84। देखो यहाँ पे 84 एक्चुअल में, ये 85 अलग है। ठीक है, सुनो। चलो बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि आज यहाँ पे 4 मई को कौन सा दिवस है जो मनाया जा रहा है। तो बच्चे आज मनाया जाता है इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। यस, तो अंतरराष्ट्रीय फायर फाइटर्स डे यहाँ पे मनाया जाता है। देखिए आपको बता दूं मेरे साथियों कि यहाँ पे ये दिवस की शुरुआत कैसे हुई थी। तो जनवरी 4 1999, यहाँ पे 4 जनवरी 1999 को अमेरिका के जंगलों में बहुत बड़ी आग लगी थी, जिसमें यहाँ पे 5 से 6 जो उनके यहाँ पे लोग थे जो फायर फाइटर्स थे वो मारे गए थे आग बुझाते बुझाते। तो उनको समर्पित ये जो दिवस है मनाया जा रहा है कि विश्व भर के अंदर कितने फायर फाइटर्स हैं जो देखिए इस प्रकार से अपने प्राणों को संकट में डालते हैं, यहाँ पे इस प्रकार से अपने प्राणों को संकट में डाल रहे हैं ताकि यहाँ पे जो घटना है वो ज्यादा घटित ना हो। तो यहाँ पे उन्हीं को समर्पित ये पूरा का पूरा दिवस है जो मनाया जा रहा है। वैसे मैं बता दूं मेरे साथियों कि हम सिर्फ जंगल की बात नहीं करते, यहाँ पे हमारे आसपास देखिए बहुत सारी ऐसी कंडीशंस हो जाती हैं जिसमें फायर फाइटर्स का होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर ये ना होंगे तो चीजें और ज्यादा अंडर कंट्रोल नहीं रख के यहाँ पे बढ़ सकती हैं, यहाँ पे और ज्यादा वो दुर्घटना पहुंचा सकती है। तो इन्हीं को समर्पित पूरा का पूरा जो दिन है यह आज मनाया जा रहा है और इसे यूएन के द्वारा मान्यता दी गई है। आपसे क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे। ठीक है, अगर हम बात करें तो आज ही के दिन ये मनाया जाता है। वैसे बता दो मेरे साथियों कि आज यहाँ पे विश्व भर के अंदर एक दिवस को लेकर थोड़ा सा कॉन्फ्लिक्ट भी है जिसका नाम है वर्ल्ड यहाँ पे अस्थमा डे। देखिए वर्ल्ड अस्थमा डे मनाया जाता है यहाँ पे हर वर्ष मई महीने के पहले ट्यूसडे को। तो मई महीने का जो पहला ट्यूसडे है वो तो अभी पड़ रहा है, सही बात है ना, मई महीने का जो पहला ट्यूसडे वो तो अभी पड़ रहा है। तो आज हम बनाते हैं मेरे साथ यहाँ पे कौन सा, देखिए वर्ल्ड अस्थमा डे। इसकी डेट फिक्स नहीं है, डे फिक्स है। तो यहाँ पे देखिए कई जगह पे 4 मई भी है और कई जगह पे देखिए जो आइडियल के क्षेत्र पड़ते हैं, इंटरनेशनल डेटलाइन के जो एरिया पड़ते हैं वहां पर देखिए इनका थोड़ा सा अलग हो सकता है, 5 मई हो सकता है। ठीक है बच्चे,
तो क्वेश्चन पूछेंगे कि ये एवरी ईयर ऑन द फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ द मई मंथ ही सेलिब्रेट किया जाता है मेरे साथियों। यहाँ पे इसकी थीम बहुत इंपॉर्टेंट है, इस साल इसकी थीम है यहाँ पे अनकवरिंग अस्थमा मिसकंसेप्शन। अगर हम बात करिए अस्थमा होता क्या, देखिए आपको बता दूं कि लंग्स को लेके बीमारी है जिसमें कोई व्यक्ति यहाँ पे प्रॉपर तरीके से सांस नहीं ले पाता। आप जानते हैं कि हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमारे जो लंग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट जो किरदार है वो निभाते हैं, हमारे लंग्स बहुत इंपॉर्टेंट किरदार निभाते हैं। देखो बच्चे सुनो, अब लंग्स की हम जब बात करेंगे तो लंग्स के अंदर आप देख पाएंगे कि यहाँ पे ट्रैकी है बच्चे मेरे, कहाँ गए बच्चे, एक सेकंड, देखो यहाँ पे ट्रैकी है जिसके माध्यम से हमारी जो एयर है वो हमारे फेफड़े में पहुंचती है। अब ट्रैकिया के अंदर बहुत सारी छोटी छोटी वेजल्स होती हैं जिसके माध्यम से एयर कहां पहुंच रही है, हमारे यहाँ अंदर पहुंच रही है। देखो ये एयर वेजल है, तो प्रॉपर्ली हवा जा रही, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन होता क्या है कि जब यहाँ पे देखिए म्यूकस की परत जमना शुरू हो जाती है, यहाँ पे पतली सी परत होती है म्यूकस की, तो म्यूकस की जब परत जमना शुरू हो जाती है और इसकी जो वॉल्स हैं वो काफी थिन हो जाए, मतलब इसके अंदर यहाँ पे लेयर बाय लेयर बन जाए, तो हमें सांस लेने में दिक्कत आना शुरू हो जाती है, उसी को बोलते हैं अस्थमा। तो अस्थमा एक रेस्पिरेटरी यहाँ पे देखिए क्या है, एक प्रॉब्लम है और ये नॉर्मल है। कई बार क्या होता है कि कई बार देखिए जेनेटिक भी आपको अस्थमा मिल सकता है, कई बार बहुत सारे कारण होते हैं जिसके अस्थमा बन जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर काफी लंबे समय तक आपको एलर्जी रहे तो लंबे समय तक एलर्जी के रहने से भी अस्थमा की जो कंडीशन है वो बन जाती है। यहाँ पे देखिए जो लोग धूम्रपान करते हैं, जो सीढ़ी फूकते हैं या फिर बीड़ी फूकते हैं, जो भी करते होंगे, तो एम्फीसीमा एक बीमारी होती है जो लंग्स पे ज्यादा असर करती है। इसमें इंसान की जो ब्रीथिंग है ना वो अनकंट्रोल हो जाती है, अननेचुरल हो जाती है। आपसे क्वेश्चन ये पूछ सकते हैं, ठीक है बच्चे। चलो आज देखिए 3 मई का, ओके 3 मई की जो मैं बात करने वाला हूं, तो देखो एक क्वेश्चन मुझे और इंपॉर्टेंट लगा, वो ये था, जरा देखिए यहां से कि 3 मई को यहाँ पे किसकी डेथ एनिवर्सरी है जो मनाई जाती है, जो पहले भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे। तो कौन है मेरे साथियों, तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या देखिए, यस आंसर है डॉक्टर जाकिर हुसैन। पहले नहीं, इससे पहले भारत के राष्ट्रपति भी रह चुके थे, पहले तो अलग है, ठीक है सुनो। तो यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन है मेरे साथियों, यस। आप जानते हैं कि इनका जन्म हुआ था 8 फरवरी को, इनकी मृत्यु हुई थी 3 मई को 1969 में, डॉक्टर जाकिर हुसैन। अब डॉक्टर जाकिर हुसैन की जब मैं बात करता हूं तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है जरा सुनिए। भारत के जो पहले मुस्लिम यहाँ पे राष्ट्रपति है मेरे साथी, वो डॉक्टर जाकिर हुसैन ही है। एग्जामिनेशन में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत के जो पहले मुस्लिम फुल टाइम राष्ट्रपति रहे थे वो कौन से थे, डॉक्टर जाकिर हुसैन है। और इससे पहले देखिए यहाँ पे उपराष्ट्रपति के पद पे भी रह चुके थे मेरे साथियों। इन्होंने देखिए मुस्लिम जो यूनिवर्सिटी है जामिया इस्लामिया, उसकी यहाँ पे फाउंडिंग भी की थी, फाउंडर मेंबर भी रहते। और सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही पूछा जाएगा आपसे, ये भारत के पहले ऐसे राष्ट्रपति थे जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। यस, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत के वो कौन से राष्ट्रपति थे जो अपने ऑफिस टर्म में ही जिनका देहांत हो गया था मेरे साथियों, तो इसका सही आंसर यहाँ पे क्या है, तो आंसर है यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और देखिए डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद ही यहाँ पे भारत के एक व्यक्ति है जो यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट बनने वाले हैं, जो सीजीआई रहते उस समय के। आप मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिएगा कि डॉक्टर जाकिर हुसैन की मृत्यु के बाद, इनके देहांत के बाद यहाँ पे भारत के किस सीजीआई को यहाँ पे एक्टिंग प्रेसिडेंट के रूप में बनाया गया था। कंडीशन बनी थी क्योंकि इस समय जो वाइस प्रेसिडेंट थे उन्होंने अपने आप को यहाँ पे पद के योग्य करार कर दिया था, और उन्होंने जो वाइस प्रेसिडेंट थे उस समय के, उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दिया और ये वो चुनाव लड़ने चले गए थे यहाँ पे राष्ट्रपति का। और इस समय एक ऐसी कंडीशन बन गई भारत में, ना प्रेसिडेंट है ना वाइस प्रेसिडेंट है, तो ऐसी कंडीशन में भारत के सीजीआई को बनाया जाता है एक्टिंग प्रेसिडेंट, कार्यवाहक राष्ट्रपति। आप मुझे इसका आंसर पे कमेंट सेक्शन में जरूर देंगे, ठीक है बच्चे। चलो, तो मैंने बता दिया कि देखिए ये पहले ऐसे व्यक्ति थे, ये पहले ऐसे प्रेसिडेंट भी रहे हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई थी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो बता दीजिएगा। वैसे मैं बता दूं मेरे साथ एक एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि यहाँ पे भारत के 2 ऐसे राष्ट्रपति हैं जिनकी पद पर रहते हुए मृत्यु हुई है। तो पहला तो मैं बता चुका हूं आपको, यहाँ पे डॉक्टर जाकिर हुसैन है। चलिए दूसरा नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में और दे दीजिएगा। जैसे आप कमेंट टाइप कर रहे हैं वैसे एक कमेंट टाइप और एक्स्ट्रा कर सकते हैं। हाँ बच्चे, एक बात छोटी सी है, देखो कमेंट्स टाइप जरूरी है। आप एक कमेंट्स इंटरेक्टिव सेशन बनाते हैं, ये श्योर है। आप एक कमेंट्स के माध्यम से देखिए इतनी सारी चीजें आपको जो मैं बता पा रहा हूं। और दूसरी बात ये है बच्चे सुनो, यहाँ पे कॉम्पिटिटिव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है, कंपटीशन तो बहुत ज्यादा बढ़ चुका है। तो इस कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट के अंदर ना आपको सिर्फ जीकेएस नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ करंट अफेयर्स नहीं पढ़ना है। करंट अफेयर्स के साथ में बहुत सारी एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ने पड़ेंगे। और मैं आपको जो फैक्ट्स पढ़ा रहा हूं देखिए बहुत यूनिक हैं, बहुत अलग वे में लिए गए हैं, बहुत ही बढ़िया एनिमेशन से पढ़ा रहे हैं। आपने ऐसा करंट अफेयर का सीरीज नहीं पढ़ा होगा, ये गारंटी मेरी है। देखिए चीजें बदलती है और चीजों को बदलने में समय लगता है, समय जरूर बदलता है, ये श्योर है, ठीक है। चलो, अगर हम बात करें पर डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में मेरे साथी, तो देखिए इन्हें 1954 में 1954 में यहाँ पे पद्म विभूषण दिया था। फिर ये 1957 में बने थे यहाँ पे गवर्नर बने थे बिहार के। 1962 में बने थे यहाँ पे भारत के उपराष्ट्रपति। और 1963 में इन्हें मिला था पे भारत का सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है भारत रत्न। और 1967 में बनाया गया है भारत के पहले मुस्लिम राष्ट्रपति। तो ये सारी की सारी टाइमलाइन मैंने कवर कर दी है। किसके बारे में मेरे साथियों, डॉक्टर जाकिर हुसैन के बारे में। चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भी हाल ही में किसने पुर्तगाली के अंदर यहाँ पे पुर्तगीज ग्रैंड प्रिक्स जो 2021 अवार्ड है वो जीता है। ये एक्चुअली अवार्ड नहीं है, ये रेसिंग कंपटीशन है। आप जानते हैं कि फॉर्मूला 1 की जो कार्य होती है मेरे साथी, उसमें बहुत ही फेमस यहाँ पे रेसिंग कंपटीशन है पुर्तगीज का ग्रैंड प्रिक्स कंपटीशन। और इसे साथियों किसने जीता है? इसे जीता पे लिवाइस हैमिल्टन ने। यस, तो सिंपल सा क्वेश्चन था कि लिवाइस हैमिल्टन ने जीता पे कौन सा मेरे साथियों? यहाँ पे पुर्तगीज का जो ग्रैंड प्रिक्स हुआ था उसको। भारत की बात करते हैं तो भारत के बहुत ही फेमस यहाँ पे फॉर्मूला 1 रेसर रहे मेरे साथी, जिनका नाम है नारायण कार्तिकेयन। यस, आपसे एग्जामिनेशन में भी कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि भारत की कौन सी बहुत ही फेमस यहाँ पे फॉर्मूला 1 रेसर है मेरे साथी, उनका नाम है नारायण कार्तिकेयन। आपको ये बात पता होनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि यहाँ पे अभी हाल ही में देखिए बहुत खबरों में है माया गुफा। देखिए बच्चे, तो ये माया गुफा बहुत ज्यादा खबरों में आजकल बहुत ज्यादा चर्चा में चल रही है। ये किस देश से संबंधित है? इसका सही आंसर पे क्या है? देखिए मैक्सिको है। यस, अब देखिए हम जब बात करते हैं माया केव्स के बारे में क्यों फेमस है, तो मैक्सिको के अंदर एक एरिया पड़ता है युकाटन। यस, तो युकाटन देखिए पेनिनसुला है, एक यहाँ पे प्रायद्वीपीय क्षेत्र है, तो पेनिनसुला है। और वहां पे देखिए माया जो रीजन रहा था, माया सिविलाइजेशन रही थी, उसके अंदर बहुत सारी केव्स दिखी गई थी। तो यहाँ पे एक अंडर वाटर केव है जो यहाँ पे पानी से घिरी हुई है। उस केव की कुछ हिस्सों में यहाँ पे पेंटिंग्स पाई गई है, कहां पे? दीवारों पर, जो काफी अचंभित कर देती है कि माया सभ्यता के लोगों को यहाँ पे इस प्रकार की ज्ञान का भंडार भी था उनके पास में, कि किस प्रकार से उन्होंने यहाँ पे दीवारों पे पेंटिंग की है। वैसे बता दूं मेरे साथियों कि दीवारों पे जो पेंटिंग है ये भारत में बहुत देखने को मिलती है। भारत में मुराल पेंटिंग्स हैं, यहाँ पे भारत में ऐसी बहुत सारे पेंटिंग्स की कलाकृति है जो देखने को मिलती है। मध्य प्रदेश है, यहाँ पे आप कह सकते हैं कि पूरा महाराष्ट्र है। मध्य प्रदेश महाराष्ट्र के अंदर जो मुराल पेंटिंग्स है वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है, जो इतिहास का वर्णन भी करती है। तो ऐसी ही कुछ मिलती जुलती पेंटिंग्स भी हैं जो कहां देखने को मिली है? मैक्सिको के युकाटन प्रांत में। आप देख पाएंगे मेरे साथियों, तो यहाँ पे केव है जहां पे मैक्सिको के युकाटन प्रांत में है। अच्छा, पेनिनसुला क्या होता है? देखिए, तो पेनिनसुला जिसे बोलते हैं प्रायद्वीप। आपको बता दूं कि भूमि का एक ऐसा हिस्सा है, लैंड का एक ऐसा हिस्सा जो तीनों तरफ से पानी से घिरा है। देखिए जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया, तो इंडिया के नीचे आप देख पाएंगे ये जो लैंड मास है ये तीन तरफ से पानी से घिरा हुआ है, जिसे बोलते हैं इंडियन पेनिनसुलर, जिसे बोलते हैं भारतीय प्रायद्वीपीय क्षेत्र। तो ये बात समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे युकाटन प्रायद्वीप है और वहां पे माया सभ्यता का विकास रहा था। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे युकाटन के बारे में, कहां पर युकाटन है देखिएगा, तो यहां से बाहर से जाएंगे तो ये है युकाटन जो पड़ता है मैक्सिको में। ये क्यूबा है, तो क्यूबा और क्यूबा के नीचे देखिए यहाँ पे कौन सा है? युकाटन है। क्यूबा और युकाटन के बीच में यहाँ पे जल संधि पड़ती है मेरे साथियों, जिसका नाम है युकाटन जल संधि। कौन से पे? युकाटन जल संधि, जो कैरिबियन सागर को यहाँ पे कैलिफोर्निया मैक्सिको की खाड़ी से जोड़ने का काम करती है। सुनो, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे देखिए जो प्रांत पड़ता है यहाँ पे कौन सा? मेरिडा और यहाँ पे त्रिमजिन। इस प्रांत में ये अंडर वाटर गुफाएं खोजी गई हैं, ये अंडर वाटर गुफाएं खोजी गई हैं। और वहां पे देखिए अंडर वाटर गुफाओं के अंदर बहुत सारे स्केलेटन्स भी मिले हैं, और साथ साथ में देखिए यहाँ पे जो वॉल पेंटिंग्स हैं और बहुत सारे पे देखिए बर्तन वगैरह और उस समय के प्राचीन जो क्षेत्र है वो प्राचीन जो चीजें हैं वो देखने को मिली हैं। देखिए माया कैलेंडर्स की हम जब बात करते हैं तो माया कैलेंडर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहे थे। आपको बता दो मेरे साथियों कि विश्व की यहाँ पे अच्छी सभ्यताओं में मानी गई थी यहाँ पे कौन सी? माया सभ्यता, माया सिविलाइजेशन, जहां के लोगों ने प्रिडिक्ट किया था कि 2012 में दुनिया खत्म हो जाएगी। आप जानते हैं मेरे साथियों कि यहाँ पे ऐसा प्रिडिक्शन उन्होंने कहा था कि 2012 में जो पृथ्वी है वो खत्म हो जाएगी। ठीक है, चलो तो बात करते देखिए किसके यहाँ पे? मैक्सिको की मेरे साथियों। तो मैक्सिको की जो कैपिटल है वो है मैक्सिको सिटी। यहाँ पे एंड्रेस मैनुअल यहाँ पे लोपेस देखिए प्रेसिडेंट है। ये आपको बेसिक बात पता होनी चाहिए। मैंने भीमबेटका लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है भीमबेटका? जरा सुनिए। भारत की जब बात करते हैं तो भारत में सबसे बड़ी गुफा समूह की जब बात की जाएगी तो भारत की सबसे बड़ी जो यहाँ पे केव श्रृंखला है, जो गुफा समूह है, वो भीमबेटका है। और यहीं पे देखिए आदि मानव के सबसे पहले जो चित्र है वो प्राप्त किए गए थे। इसे यूनेस्को के द्वारा विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया। यस, इसे यूनेस्को के द्वारा यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया मेरे साथियों। और कब किया गया है? 2003 में। ये पड़ता है कहां पे? मध्य प्रदेश में। और मध्य प्रदेश में मेरे साथियों यहाँ पे जिला है जिसका नाम है रायसेन। क्योंकि गुफा की बात आई थी तो मुझे लगा ये चीज आपको पता होनी चाहिए। ठीक है बच्चे, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अभी हाल ही में दिल्ली कैपिटल्स, देखिए यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स आप जानते हैं कि नाम बदल दिया गया है। ठीक है, आईपीएल टीम का नाम बदल दिया गया। इससे पहले कुछ और था लेकिन अब नाम बदल दिया गया है। तो यहाँ पे दिल्ली कैपिटल्स के अंदर यहाँ पे टैलेंट सर्च के जो हेड है वो कौन बनाए गए हैं बच्चे? तो ये बनाया गया पे सबा करीम। देखिए सबा करीम की जब मैं बात करता हूं आपको बता दूं कि ये पहले भारत के अंदर भारत के खिलाड़ी रहते हैं। देखिए ओडीआई मैचेस में खिलाड़ी रहते हैं। ये भारत के विकेट कीपर और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज भी थे यहाँ पे सबा करीम। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है बच्चे, तो सबा करीम को बनाया गया पे हेड ऑफ ए टैलेंट सर्च ऑपरेशन ऑफ किसमें? दिल्ली कैपिटल्स में। ठीक है बच्चे, देखिए ये सबा करीम है। तो ये मैं बता चुका हूं कि यहाँ पे देखिए विकेट कीपर थे भारतीय टीम के।
चलिए बच्चे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए इसे आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। यहाँ पे देखिए जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज होती हैं भारत की, जो भारत की संवैधानिक निकाय हैं, उनके अंदर जितने भी अपॉइंटमेंट्स होते हैं वो क्वेश्चन तो पूछेंगे आप लोगों से। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि इसे मैं थोड़ा इंपॉर्टेंट दर्जा देता हूं इस क्वेश्चन को, कि किसको अभी हाल ही में यहाँ पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन का जो एक्टिंग चेयरमैन है वो चुना गया मेरे साथियों। तो ये चुना गया यहाँ पे देखिए प्रफुल्ल चंद्र पंत जी को। यस, तो प्रफुल्ल चंद्र पंत जी यहाँ पे चुने गए यहाँ पे एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ एनएचआरसी, दैट इज नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन। ठीक है, ये बात पता होनी चाहिए बच्चा आप लोगों को। तो प्रफुल्ल चंद्र पंत जी हैं जो पिथौरागढ़ से पढ़ते हैं, आप पिथौरागढ़ से आते हैं। अगर हम बात करें पे नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में, दैट इज एनएचआरसी, तो 12 अक्टूबर 1993 को इसकी स्थापना की गई थी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके जो पहले चेयरपर्सन थे बेटा वो थे यहाँ पे रंगनाथ मिश्रा जी। ठीक है, और यहाँ पे देखिए प्रीसीडिंग जो एग्जीक्यूटिव थे वो थे यहाँ पे केजी बालाकृष्णन जी। अभी क्वेश्चन पूछा गया सर कि एक्टिंग चेयरपर्सन क्यों बनाया गया? क्यों? क्योंकि इससे पहले जो चेयरपर्सन थे मेरे साथी वो थे यहाँ पे एच एल दत्तू जी। आप जानते हैं कि एच एल दत्तू जी यहाँ पे सीजे रह चुके हैं, भारत के यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रह चुके हैं, जिनका कार्यकाल खत्म हो गया था पे 8 दिसंबर 2020 को। और उसके बाद यहाँ पे देखिए मांग की गई थी कि यहाँ पे नए चेयरमैन बनाया जाए। तो अभी यहाँ पे एक्टिंग चेयरपर्सन किसे बनाया गया मेरे साथियों? आपसे क्वेश्चन पूछेंगे यहाँ पे प्रफुल्ल चंद्र पंत जी को। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि हाल ही में 1982 का जो एशिया खेल हुआ था उसमें स्वर्ण पदक विजेता थे जिनका भी हाल ही में निधन हो गया मेरे साथियों। उनका नाम क्या है? उनका नाम है गुलाम मोहम्मद खान। यस, तो देखिए भारत के बहुत ही फेमस घुड़सवार रहे थे, बहुत ही फेमस यहाँ पे घुड़सवार थे यहाँ पे गुलाम मोहम्मद खान जी, जिनका भी हाल ही में निधन हो गया है। और मेरे साथियों 1982 में जब यहाँ पे एशिया गेम्स हुए थे उसमें उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे मेडल्स भी जीते थे। 1984 में मेरे साथियों इन्हें देखिए अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। और भारतीय फौज में थे, इंडियन मिलिट्री अकेडमी में शामिल थे मेरे साथियों, और भारतीय फौज में यहाँ पे अफसर रैंक पे भी शामिल थे। चलो आपको ये शायद पता होगा कि 1982 का जो एशियन गेम्स था वो यहाँ पे भारत में ही आयोजित किया गया था 19 नवंबर से लेकर 4 दिसंबर तक, जिसमें इंडिया ने टोटल यहाँ पे रैंकिंग की बात करते हैं तो 5वीं रैंकिंग पे था, जिसमें 13 गोल्ड थे, 19 सिल्वर थे और 25 यहाँ पे कांस्य पदक थे। टोटल 57 मेडल्स यहाँ पे जीते थे। आपको मुझे बताना है कमेंट के अंदर कि एशियन गेम्स की जब बात करते हैं तो एशियन गेम्स की शुरुआत यहाँ पे कब से की गई थी? आप मुझे इसका आंसर यहाँ पे बता सकते हैं कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे साथी। चलो तो हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, वो ये है अभी हाल ही में किस भारतीय हर्पेटोलॉजिस्ट, देखिए हर्पेटोलॉजिस्ट की जब बात करते हैं उनके नाम पर एक सांप का नाम रखा गया है। देखिए मैं क्यों क्वेश्चन ले रहा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए ऐसे जो नामकरण किए जाते हैं इनको मैंने क्वेश्चंस देखे हैं, और बच्चे आपको ये जो टर्म्स है ना, ये टर्म्स पता हो जाएंगी सारी सारी। तो हर्पेटोलॉजिस्ट की हम जब बात करते हैं, देखिए एक ऐसा व्यक्ति जो रेप्टाइल्स की यहाँ पे देखिए अध्ययन करता हो, तो उसका सही आंसर पहले क्या है? दीपक वीरप्पन जी है। पहले सुन लीजिए ध्यान से। तो हर्पेटोलॉजिस्ट का मतलब क्या होता है मेरे साथियों? एक ऐसा व्यक्ति जो यहाँ पे रेप्टाइल्स का अध्ययन कर रहा है, जितने भी सरीसृप हैं, जितने भी रेंगने वाले जीव हैं, उन सबका जो अध्ययन करने वाला यहाँ पे देखिए जो व्यक्ति है वो वहां पे हर्पेटोलॉजिस्ट है। और यहाँ पे एक नया सांप खोजा गया है इन द वेस्टर्न घाट। देखिए अगर मैं बात करूं देखिए वेस्टर्न घाट के बारे में, आप जानते हैं कि भारत के अंदर यहाँ पे देखिए जो वेस्टर्न घाट्स हैं, दीज आर द पार्ट ऑफ द पेनिनसुलर। ठीक है, ये हम पेनिनसुलर का पार्ट है। देखिए मैं भारत को लेके कोई कॉम्प्रोमाइज करता ही नहीं हूं, खासकर हमारे इंडिया को लेके, इसलिए मैं मैप्स पे बहुत फोकस करूंगा मेरे साथियों। जरा सुनिएगा ध्यान से। देखिए आप देख पाएंगे कि हम जब बात करते हैं वेस्टर्न घाट्स के बारे में तो वेस्टर्न घाट्स ये है। और जो बच्चे मेरे ज्योग्राफी नहीं पढ़ रहे वो ज्योग्राफी पढ़ लो बेटा, मैं पढ़ा रहा हूँ कहाँ पे? वाईफाई स्टडीज पे। देखो तो ये हमारे वेस्टर्न घाट्स हैं। और वेस्टर्न घाट्स देखिए आप जानते हैं कि यहाँ पे पेनिनसुला का पार्ट है, ये प्रायद्वीप भाग का पार्ट है, जिनकी टोटल लेंथ यहाँ पे कितनी है? 1600 किलोमीटर की है। और 21 डायरेक्शन में है, नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन में है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखिए ये बायोडायवर्सिटी के लिए बहुत ही फेमस है। मतलब यहाँ पे हम जब बात करते हैं तो इतने सारे क्षेत्र हैं जो देखने को मिले हैं। और 2012 में मेरे साथियों इसके 39 साइट्स को, यहाँ पे 39 साइट को यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल भी किया गया है। तो वेस्टर्न घाट्स आर द पार्ट ऑफ द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट। यस, ये आपको बात पता होनी चाहिए। 2012 में शामिल किया गया था। अभी देखिए 2021 के अंदर यहाँ पे बहुत सारे क्षेत्र हैं जो खोजे गए हैं। आपको बता दो मेरे साथियों कि बहुत सारी यहाँ पे देखिए बटरफ्लाइज है, यहाँ पे फ्रॉग्स हैं, फ्रूट फ्लाइज हैं, इवन यहाँ पे फ्रेश वाटर क्रैब्स भी खोजे गए थे यहाँ पे, कहाँ पे? वेस्टर्न घाट्स के एरिया में। और यहाँ पे ज़ैलोफिलिस दीपाकी, देखो ज़ैलोफिलिस कह दीजिए, ज़ैलोफिलिस दीपाकीस, यहाँ पे सांप का जो नाम है वो दिया गया है यहाँ पे दीपक वीरप्पन जी के नाम पर। ये है डॉक्टर दीपक वीरप्पन जी, बहुत ही फेमस यहाँ पे हर्पेटोलॉजिस्ट हैं इंडिया के। चलिए बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि किसे यहाँ पे जापान के ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन
यहाँ पे जो पुरस्कार है इसे सम्मानित किया गया बच्चे। तो ये सम्मानित किया गया यहाँ पे श्यामला यहाँ पे गणेश जी को। यस, तो श्यामला गणेश जी, देखिए श्यामला गणेश जी बेंगलुरु में बहुत ही फेमस यहाँ पे टीचर हैं, देखिए टीचर है यहाँ पे। और ये देखिए जापान के अंदर एक यहाँ पे देखिए कला होती है जिसका नाम है इकेबाना। तो ये जापानी कला है जिसमें जापानी आर्ट ऑफ फ्लावर अरेंजमेंट है, इसको सिखाती है। और जापान की जो लैंग्वेज है उसको भी यहाँ पे देखिए कहने के प्रसारित करने का काम कर रही है यहाँ पे। तो जापान के द्वारा इन्हें अवार्ड दिया गया मेरे साथियों, जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन ऑनर। ये देखिए जापान के सम्राट के द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है, लेकिन अब यहाँ पे लोकल गवर्नमेंट्स के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है। ये 3 क्षेत्र में देते हैं, जिसमें पहला है जापानीज कल्चर को बढ़ावा देने के लिए, अचीवमेंट्स इन द इंटरनेशनल रिलेशंस, और यहाँ पे देखिए जो जापान की फील्ड है ना, और उनकी फील्ड है किसमें, यहाँ पे एनवायरमेंट की कंजर्वेशन के लिए, उसमें ये पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, देखिए जापान की बात करते हैं तो जापान यहाँ पे बहुत बड़ा आर्किपेलागो है, ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है। आर्किपेलागो की हम जब बात करते हैं मेरे साथियों, उसे बोलते हैं द ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, जिसमें 5 मेन आइलैंड्स हैं, जिसमें सबसे बड़ा जो आइलैंड है मेरे साथियों कौन सा पे, होंशु है, याद कर लीजिएगा। चलिए, अभी हाल ही में किस राज्य ने सभी स्वास्थ्य कर्मियों की जो ड्यूटी वो रद्द कर दी है। तो जितने भी यहाँ पे देखिए हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सबकी ड्यूटी को निरस्त करने वाला जो राज्य बना है वो बना है बिहार। देखिए बहुत ही फेमस क्वेश्चन बन सकता है, क्यों, क्योंकि इसमें 2 से 3 बातें मैं बताने वाला हूं। देखिए कोरोना पैंडेमिक चल रहा है, आप सब जानते हैं, पैनिक सिचुएशन है, नो डाउट। तो ऐसी कंडीशन में बहुत सारे स्वास्थ्य वर्कर हैं जो बहाना बना रहे हैं। देखिए कुछ लोग यहाँ पे दिन रात काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो इस समय देखिए इंसानियत को छोड़कर यहाँ पे अलग ही लेवल पे जा रहे हैं। तो बिहार सरकार ने ये फैसला किया है कि यहाँ पे सारे के सारे स्वास्थ्य कर्मियों की जो ड्यूटीज है ना, वो पूरे इस महीने के लिए बंद कर दी जाएगी, कोई छुट्टी नहीं मिलने वाली। ये ऐसा राज्य है, कौन सा पे, बिहार है। वैसे मैं बताऊं मेरे साथियों, बिहार से एक क्वेश्चन और बन सकता है, वो ये है कि बिहार के देखिए नए यहाँ पे सेक्रेटरी हैं, चीफ सेक्रेटरी यहाँ पे अपॉइंट किए गए, जिनका नाम है यहाँ पे तिरुपुरी शरण जी, तिरुपुरी शरण। ओके, तो तिरुपुरी शरण जी है जो नए यहाँ पे चीफ सेक्रेटरी बनाए गए यहाँ पे बिहार के हम जब बात करेंगे मेरे साथियों, तो 22 मार्च को देखिए इसकी मनाया जाता है स्थापना दिवस। आपसे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछेंगे, और बिहार से देखिए झारखंड अलग हुआ था 2000 में। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है, अभी हालों में देखिए खबरों में आया कौन सा, पुटोला नाच। ये किस राज्य से संबंधित है? ये उस राज्य से संबंधित है जिसमें भी हाल ही में देखिए बेटा क्या थे, यहाँ पे चुनाव थे। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो यहाँ पे एक ही राज्य दिख रहा है, कौन सा पे, बिहार या असम। यस, असम इज द राइट आंसर। सुनो, तो असम के अंदर देखिए ये एक पपेट डांस है, यहाँ पे देखिए कठपुतली का जो डांस है वो किया जाता है, और जिसके माध्यम से रामायण और यहाँ पे महाभारत के जो चलचित्र हैं उनके बहुत सारी कथाएं हैं, बहुत सारी यहाँ पे चीजें हैं जो लोगों पे दिखाई जाती हैं। वैसे बता दो मेरे साथियों, अभी असम राज्य के अंदर चुनावी क्षेत्र के अंदर बहुत सारी जगहों पर पपेट डांस ये किए गए थे, और ये आर्ट दिखाई गई थी। ठीक है, ये आर्ट यहाँ पे दिखाई गई थी। चलो, तो यहाँ पे देखिए हम जब बात करते हैं, ये 3 जगह पे हुई थी, बरपेट्रा नालबारी में, यहाँ पे कालेगांव में, और मांजुली में। देखिए मांजुली की बात करते हैं तो आप जानते हैं कि ये विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, जिसे 2016 में यहाँ पे देखिए जिला घोषित भी किया गया था। आपसे क्वेश्चन बच्चे पूछेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि भारत को किस देश से P-8I जो यहाँ पे पेट्रोल एयरक्राफ्ट है ये मिलने वाला है। तो ये मिलने वाला कहां से, देखिए अमेरिका से, यूएसए से। देखिए तो यहाँ पे अमेरिका, यूएसए देखिए भारत को यहाँ पे 8 P-8I जो पेट्रोल एयरक्राफ्ट है वो देने वाला है, यहाँ पे फॉर दी पेट्रोल पर्पस, यहाँ पे गश्त के कारण, गश्त की उसमें। ठीक है, चलो बच्चे नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि देखिए अभी ऑक्सीजन से भरे कंटेनर को शिपमेंट के जरिए भारतीय नौसेना ने यहाँ पे पहुंचाया है भारत तक। इसके लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो यहाँ पे देखिए ऑक्सीजन के सप्लाई को पूरा करने के लिए मेरे साथियों की भारतीय नौसेना ने जो ऑपरेशन चलाया उसका नाम है ऑपरेशन यहाँ पे समुद्र सेतु सेकंड। ईयर्स आप देख पाएंगे जो इंडियन नेवी इसने लॉन्च किया यहाँ पे ऑपरेशन समुद्र सेतु, और ये जो शिपमेंट है इसमें ऑक्सीजन फिल्ड कंटेनर्स को इंडिया तक पहुंचाया जा रहा है। इसमें आपको बता दूं मेरे साथियों कि भारत के 7 जहाज हैं, 7 INS हैं, इंडियन नेवल शिप हैं जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन 7 नेवल शिप का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिसमें पहला है INS कोलकाता, दूसरा है INS कोची, तीसरा है INS तलवार, फिर है तबर, त्रिकांत, जलाशवा, और यहाँ पे INS इरावत। जिसमें देखिए हम बात करते हैं INS कोलकाता और INS तलवार, ये ऑक्सीजन को लेके आ रहा है कहां से, देखिए मनामा से, बहरान से, और 30 अप्रैल को ये पहुंच चुका था मेरे साथियों। वहीं पे INS तलवार देखिए 40 मीट्रिक टन जो यहाँ पे ऑक्सीजन है, जो लिक्विड ऑक्सीजन है जिसकी अभी आपूर्ति देश में की जा रही है बहुत बड़े स्तर पे, उसको लेके इंडिया पहुंचने वाला है, पहुंच भी चुका है। ठीक है, चलो यहां पे देखिए मई 2021 में जो पैंडेमिक की सिचुएशन है उसे और कम करने के लिए WHO के द्वारा
किस वैक्सीन को कोविड-19 के इमरजेंसी यूज के लिए मंजूरी दे दी गई है। यहाँ पे इमरजेंसी यूज के लिए यहाँ पे बोल दिया गया है, अप्रूव कर दिया गया है। तो ये है कौन सी मेरे साथ पे, मॉडर्ना, ये मैडर्ना, ठीक है सुनो। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे कि मॉडर्ना वैक्सीन को ये बोल दिया गया कि आप इमरजेंसी में कोविड-19 वैक्सीनेशन में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत सारे ट्रायल्स किए गए जिसके आधार पर डब्ल्यूएचओ ने ये जो मंजूरी दे दी है। वैसे बहुत सारी वैक्सीन हैं जो अलग अलग देशों के द्वारा पे डेवलप कर दी गई है, और कहीं ना कहीं वैक्सीनेशन अब यहाँ पे देखिए बहुत यूजफुल भी है। आपको बता दूं मेरे साथियों, ये देखा गया कि वैक्सीनेशन के कोई साइड इफेक्ट ज्यादा आ नहीं रहे हैं, और वैक्सीनेशन जिन्हें मिला है वो यहाँ पे ज्यादा स्वस्थ हैं, जो ज्यादा यहाँ पे आसानी से रिकवर कर रहे हैं। मेरे साथियों मैं यही कहूंगा, देखिए सिचुएशन इज नॉट इजी। मैं खुद यहाँ पे रिकवर किया हूँ, बड़ी मुश्किल से रिकवर किया हूँ, ठीक है। और बहुत सारे मेरे जाने पहचान में जो फैकल्टीज हैं, जो टीचर्स हैं, वो अभी जूझ रही हैं। इवन आई एम नॉट टोटली रिकवर्ड, लेकिन स्टिल आई एम बेटर इन कंडीशन। आप लोगों का प्यार था, मैं बहुत जल्दी रिकवर कर गया, लेकिन हो सकता है मेरी इम्यूनिटी अच्छी रही हो, और अच्छी रही भी है, मानता हूं भी इस चीज को मैं। मेरी कंडीशन आज आप देख पा रहे हैं बहुत अच्छी है। तो मैं ये कहूंगा आपसे कि देखिए प्लीज स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा, स्वास्थ्य पे ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे बस यही विनती करता हूं, बीइंग एज अ मेंटर, बीइंग एज अ फैकल्टी, मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि जब तक जरूरी ना हो घर से ना निकलिए। मैं इतनी प्रिकॉशन में रहा, स्टिल आई एम गॉट इन्फेक्टेड। मैं कहां से गया मुझे कुछ पता नहीं चला, लेकिन स्टिल मैंने बहुत सफर किया है। मैं नहीं चाहता कि वो सफर आप लोग करें। तो बस मैं साथियों आपसे ये अनुरोध करूंगा, विनती कर सकता हूं आप लोगों से कि सुरक्षित रहिए, क्योंकि सरकार के लिए आप सिर्फ एक आंकड़ा है, लेकिन अपने परिवार के लिए क्या पूछिए, मैं बोल नहीं सकता कि क्या है आप। तो सुरक्षित रहिए, ठीक है। दूसरी बात यह है कि देखिए मेरी क्लासेस की टाइमिंग कहाँ चल रही है, मैं आपको बता देता हूँ। देखिए तो रोज सुबह 6 बजे करंट अफेयर्स की क्लास में जुड़े रहिए। इस तरह से बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स मिलने वाली है आपको अपने प्यारे चैनल वर्ल्ड अफेयर्स पे। 1 बजे मैं वाईफाई स्टूडियोज पे, देखिए वाईफाई स्टडीज पे, वाईफाई स्टडी पे, देखिए वाईफाई स्टडी पे यहाँ पे शानदार क्लास ले रहा हूँ। इंडियन ज्योग्राफी की स्पेशल क्लासेस हैं, जिसमें बहुत ही शानदार तरीके से मैं वनडे एग्जामिनेशन के लिए जितने भी कंसेप्ट इंडियन ज्योग्राफी के करा रहा हूँ। अगर इफ यू आर इंटरेस्टेड, आप उस क्लास को यहाँ पे रेगुलरली लाइव ले सकते हैं। और शाम के 9 बजे, रात के 9 बजे देखिए एसएससी जीडी का जो नया बैच है वो लॉन्च किया है वाईफाई स्टडी स्टूडियोज पर। तो ये 3 क्लासेस अभी मेरी चल रही है, आप इन दोनों क्लासेस में आ सकते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। दूसरी बात ये है, अनअकैडमी के सारे सब्सक्रिप्शन को अनलॉक करने के लिए आप मेरा कोड यूज कर सकते हैं, दैट इज STSIR10। और अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन को अनलॉक करने के बाद आप ये फीस पे ना कीजिएगा मेरे साथियों, ये फीस पे ना कीजिएगा, यूज कीजिए मेरा कोड दैट इज STSIR10 एंड सेव मनी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि इसकी पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए क्या किया जाए। तो आप पीडीएफ को प्राप्त करने के लिए यहाँ पे मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जो मेरा पर्सनल टेलीग्राम चैनल है मेरे साथ, जिसका नाम है हरीश तिवारी सर अनअकैडमी। इफ यू गो फॉर दिस चैनल, आपको मेरी फोटो मिलने वाली विद टीम शीटर, विद द सेम टी शर्ट, ठीक है। तो इन सब बातों से मेरे साथियों मैं लेता हूं विदा। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास में बहुत कुछ नया सीखने को जरूर मिला होगा, बहुत कुछ नया है जो आपने जाना होगा, बहुत कुछ यहाँ पे चीजें हैं जो आपको देखने को मिलेंगी। तो हम मिलते हैं कल विद द सेम टाइम बहुत ही शानदार करंट अफेयर के साथ में। आप अपने प्रीवियसली कमेंट्स के माध्यम से मुझे बताएगा, आपके जो कमेंट्स के माध्यम से मैं देख पाता हूं कि आपके कमेंट्स कैसे हैं। और जल्दी आपकी जो बायोलॉजी के रेगुलर सेशंस हैं एनिमेशन वाली, वो मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ वर्ल्ड अफेयर्स के अंदर। इससे पहले मैं 3 वीडियोस दे चुका हूं, आप उनको देखिए, बहुत ही शानदार वीडियोस हैं, बहुत ही शानदार एनिमेशन के साथ में। तो साथियों हम कल मिलते हैं विद द सेम टाइम बहुत ही शानदार करंट अफेयर्स के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।